हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी मेंस की तैयारी स्टार्ट हो चुकी होगी और बहुत अच्छी चल रही होगी। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि 25 मई को हमारा जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया गया और जल्दी ही विद इन 20 डेज आपका जो रिजल्ट है प्रीलिम्स का वो भी आउट हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको ये पता चल चुका होगा कि आपने प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें से कितने क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द आंसर कीज जो कि आपके पास ऑनलाइन अलग अलग सोर्सेज से अवेलेबल है, वहां से आप चेक कर सकते हो कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जो अभी छोटी सी ब्रेक ले रहे होंगे कि एक बार देख लेते हैं कि आंसर की चेक कर लेते हैं, ऑफिशियल आंसर की वेट कर लेते हैं या फिर ऑफिशियल आंसर की जो आपका रिजल्ट है उसकी वेट कर लेते हैं। उसके बाद अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। और कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया होगा, इनफैक्ट उन्होंने कभी अपनी मेंस की प्रिपरेशन को रोका ही नहीं था। जस्ट प्रीलिम्स से कुछ दिन पहले उन्होंने जस्ट प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन जो है डेडिकेटेडली वो लोग कर रहे थे। सो दोनों ही स्टूडेंट्स जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी या फिर जिन्होंने खास तौर पे डेडिकेटेडली मेंस की प्रिपरेशन आफ्टर द प्रीलिम्स स्टार्ट की है या करने वाले हैं, दोनों के लिए ही ये जो आपकी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इसमें हम एक रिवीजन प्लान को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अगले 2 से ढाई महीने जो आपके पास है उसमें बहुत ही अच्छे से डेडिकेटेडली एक अच्छी प्रिपरेशन, क्वालिटी प्रिपरेशन फॉर मेंस कर सकते हो, जिसका पेपर आपका कंडक्ट होगा 22 से। तो सीधा सीधा अगर तुम देखोगे आज 30 मई हमारे पास हो गई है, सो आपके पास सीधे सीधे 2.5 महीने बचे हैं। सो अगले 2.5 मंथ्स के अंदर कैसे एक बेहतरीन प्रिपरेशन हो, उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाए, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनके ऊपर तुम फोकस करो, वो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि जिन लोगों को अभी डाउट है कि भाई उनका पेपर क्वालिफाई हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि देखो रिजल्ट तो 20 डेज के विद इन आएगा, लेकिन वो जो भी हमारे पास जो 7 8 10 15 दिन बचे हुए हैं उसको तुम वेस्ट नहीं कर सकते हो इस उड़ीक में कि प्रीलिम्स का आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ही प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करनी है। सो रिजल्ट जब आएगा आएगा, फिलहाल के लिए जो आपके पास अवेलेबल आंसर कीज हैं उनसे अपने जो आंसर्स हैं उसको मैच करो। और अगर तुम्हारा अल्टीमेटली जो स्कोर है, जो सी सेट का कट ऑफ है, वो क्वालिफाई करने के बाद अगर तुम्हारा अल्टीमेट स्कोर जो है जनरल कैटेगरी का अराउंड 87 या 90 बन रहा है या उसके आसपास है, आप बोल सकते हो ईडब्ल्यूएस का अगर 85 या 90 के बीच में है, मतलब पिछली बार जो तुम्हारी कट ऑफ गई थी अगर उसके आसपास तुम्हारा स्कोर है, जनरल कैटेगरी के लिए अगर 90 अबव स्कोर है या फिर 85 से 90 के बीच में स्कोर है, इट मींस तुम्हारा पेपर क्वालिफाई हो रहा है। अब वो बात अलग है कि एक बार सी सेट का ध्यान से चेक कर लेना कि आपके 33% मार्क्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर दोनों में तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, पूरी पूरी उम्मीद तुम्हें दिख रही है, तो तुम्हें वेट नहीं करनी चाहिए ऑफिशियल रिजल्ट की, तुम्हें अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को फुल फ्लेज्ड तरीके से स्टार्ट कर देना चाहिए। अब उसमें कौन कौन सी बातें हैं जिसका आप खास तौर पे ध्यान रखोगे। सबसे पहले कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे की एरियाज जिनको हम ड्यूरिंग द प्रीलिम्स प्रिपरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में इनकी कुछ खास वेटेज नहीं है या फिर बिल्कुल ही नहीं पूछे जाते। जैसे आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि हमारे प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम आर्ट एंड कल्चर से, जैसे इस बार भी पूछा हुआ था मोहिंजोदारो में जो आपको ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली थी, तो कितना आसान क्वेश्चन था। देन इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री को तो हम बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। देन इंटरनेशनल रिलेशंस में भी खास तौर पे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह आप पढ़ लेते हो, लेकिन जो बाइलेटरल रिलेशन है, जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं। उसके बाद गवर्नेंस वाला पूरे का पूरा सब्जेक्ट, देन इंटरनल सिक्योरिटी का पूरा सब्जेक्ट, देन डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा सब्जेक्ट। ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जिसको हम प्रीलिम्स के दौरान फोकस नहीं रखते इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, लेकिन मेंस के अंदर यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आने हैं। जैसे अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन की बात करो तो 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं जीएस पेपर 2 में। आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात करो, आउट ऑफ टोटल 20 क्वेश्चंस ऑफ जीएस पेपर 3 उसमें से 4 क्वेश्चंस आपको कहां से देखने को मिलेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी से। सो मतलब ये सारे सब्जेक्ट नो डाउट प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 1 में एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चलो वो तो आपने प्रीलिम्स के दौरान भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो सबसे पहले तो इसका एक प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए कि इन सब्जेक्ट्स को हम फर्स्ट मंथ के अंदर अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से इसको कवर कर लें। अगर कोई तुमने सब्जेक्ट छोड़ा भी हुआ था कि डिजास्टर मैनेजमेंट में बाद में देख लूंगा, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट को ये जून के अंदर अंदर, इनफैक्ट 15 जून से पहले पहले भी अगर तुम खत्म कर सकते हो तो उसको कर लो। तो मतलब जून मंथ के अंदर जो भी तुम्हारे लेफ्ट आउट टॉपिक्स हैं वो सारे हो जाने चाहिए। उसको तुम जुलाई तक नहीं लेके जाओगे, क्योंकि जुलाई में खास तौर पे तुम्हें प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है, राइट। सो सबसे पहला फोकस एरिया हमारा ये होना चाहिए। नंबर 2 जो है दैट इज जीएस पेपर 4, जो कि कंप्लीटली एथिक्स है। एथिक्स वाले पेपर के बारे में हमारे प्रीलिम्स में कुछ लेना देना नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये कंप्लीटली ऐसा पेपर है जीएस पेपर 4 जिसमें जो भी सिलेबस दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं और हर बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने जीएस 4 की क्लासेस लगाई होती हैं या थोड़ा बहुत सिलेबस को एक दो बार पढ़ा होता है, लेकिन डेडिकेटेडली इसको फॉलो नहीं किया होता, प्रैक्टिस नहीं की होती। सो दिस इज द राइट टाइम कि अगर तुमने इसको अच्छे से रिवाइज नहीं किया जीएस पेपर 4 को, तो जून के अंदर अंदर इसको रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा इसके आंसर्स लिखो, क्योंकि ये ऐसा पेपर है जो तुम्हें एक हाई रैंक पे ले जाना चाहे तो वहां भी ले जा सकता है, या फिर तुम बहुत पीछे भी रह सकते हो रैंक में। क्योंकि आप कभी भी देखना, जितने भी टॉपर्स आपको देखने को मिलेंगे उनके जीएस पेपर के 4 नंबर जो ठीक ठीक होंगे, आप बोल सकते हो बहुत कम नंबर किसी के जीएस पेपर 4 में देखने को नहीं मिलेंगे, अच्छे खासे नंबर होते हैं। एक जीएस पेपर 4 होता है, एक आपके पास ऐसे वाला पेपर होता है। ऐसे के ऊपर भी हम ड्यूरिंग प्रीलिम्स ऐसे राइटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे आपके सब्जेक्ट हैं, ऐसे पेपर्स हैं जो आपकी रैंकिंग को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। जो केस स्टडीज हैं उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्योंकि इससे पहले तुमने नहीं की होगी। देन मॉक टेस्ट जितने हो सकते हैं उतने आपको लिखने चाहिए, मतलब कम से कम दिन के अंदर 1 या 2 आपको आंसर्स मेरे हिसाब से लिखने चाहिए। अगर तुमने इससे पहले एथिक्स के आंसर्स नहीं लिखे हैं तो जरूर लिखने चाहिए। उसके बाद जो भी करंट के, मतलब पिछले 1 साल में जो भी करंट में रहा है, अगर कोई एथिकल डायलेमा, एथिकल इशू रहा है तो उसके ऊपर अपने आंसर्स प्रिपेयर कर लो कि अगर भाई इस वाले इशू के ऊपर जो कि लगातार पिछले 1 साल से चला हुआ था न्यूज में, इसके ऊपर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं उसका क्या आंसर लिखूंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगी जो मैं वहां पे ऐड करूंगा। तो वो एक थोड़ा सा ढांचा आपका प्रिपेयर होना चाहिए, जो कि वहां पे जाके आपका टाइम कम वेस्ट हो जब आप ओरिजिनली पेपर में जाके बैठोगे। फिर ऐसे राइटिंग इज द गेम चेंजर, हमेशा से रहा है। ऐसे राइटिंग में मैंने आपको बताया प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे के अंदर जो तुमने नॉलेज डालनी है, जो तुमने मटेरियल इस्तेमाल करना है, वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। क्योंकि अगर तुम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हो, मेंस का सिलेबस तुमने 2-4 बार रिवाइज किया है, इट मींस तुम्हें बेसिक नॉलेज सारी है। अब बात आती है कि ऐसे को लिखे कैसे। तो ऐसे को लिखने की जब तुम बात करते हो, उसमें इम्प्रूवमेंट की बात करते हो, तो वो प्रैक्टिस से आपका सुधरता है। तो आपको ऐसेज लिखने चाहिए, मतलब कम से कम 1 हफ्ते में 2 ऐसे तो लिखो जून के अंदर, मतलब कम से कम 8 से 9 ऐसे तुम्हें जून के अंदर लिखने चाहिए। इतने तुम लिखो आपके जुलाई के अंदर। कम से कम अगर 15, 20, 25 ऐसे भी तुम लिखोगे बिफोर द ओरिजिनल एग्जामिनेशन, तो तुम्हारा ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और अगर तुम उस ऐसे को अपने टीचर से, अपने मेंटोर से, या कोई भी अपने सीनियर से जिन्होंने यूपीएससी के ऐसे लिखे हैं और अच्छा स्कोर उनका रहा है, अगर उनसे तुम एक बार इवेल्युएट करवा लो तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो, राइट। सो दिस इज द राइट टाइम। ऐसे राइटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको ऐसे राइटिंग की करनी चाहिए, इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि तुम्हारा पर्सनल वेपन है फॉर स्कोरिंग गुड रैंक इन यूपीएससी, आपके पास टोटल 500 मार्क्स जो मेंस के हैं वो कहां से आने वाले हैं, ऑप्शनल पेपर से। और ऑप्शनल के बारे में आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से तैयारी की होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि प्रीलिम से 2-2.5 महीने 3 महीने पहले ऑप्शनल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का पीछे रह जाता है। सो अभी आपके पास अच्छा चांस है कि ऑप्शनल की प्रैक्टिस, ऑप्शनल की वैल्यू एनहांसमेंट, एनरिचमेंट वो कर लो।
कौन कौन से कोटेशंस तुमने यूज करने हैं। जैसे कई हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करोगे, सोशियोलॉजी की बात करोगे, हिस्ट्री की बात करोगे, बहुत सारे स्कॉलर्स के बारे में मेंशन करना पड़ता है, बहुत सारे कोटेशंस वहां पे मेंशन करने पड़ते हैं, थ्योरीज मेंशन करनी पड़ती हैं। तो उसको प्रॉपरली शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लो उसके अभी, कि तुम क्या क्या यूज करने वाले हो, कि अगर गांधी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन कौन से कोटेशंस मैंने यूज करने हैं। तो वो सारी चीजें, वो सारा काम तुम्हारा अब हो जाना चाहिए जून के अंदर अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और इवेल्युएट जरूर करवाना अपने ऑप्शनल के आंसर्स को, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। 500 नंबर आपके डिपेंड करते हैं ऑप्शनल के ऊपर। और एट द एंड ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं एक जर्नल एडवाइस, नंबर 1, अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल होगा उसको प्रॉपरली फॉलो करो। ऐसा ना हो कि टेस्ट सीरीज का डेट निकल जाए, तुम बाद में टेस्ट दे रहे हो, पाइल अप हो रहे हैं टेस्ट, फिर स्ट्रेस बिल्ड अप हो रहा है कि मैंने तो लिखा कुछ नहीं है। तो प्रॉपरली अब देखो, अगर आप बोलो कि आप मेंस रेडी किसी दिन हो जाओगे, आंसर इज नो। पेपर लिखने से पहले भी तुम्हें यही लगेगा कि मेरी तैयारी नहीं है, पेपर में पहुंचने तक तुम्हें यही लगने वाला है, और हो सकता है पेपर देने के बाद भी तुम्हें ये फील हो कि नहीं मैं और अच्छा कर सकता था। तो मतलब इतना वास्ट हमारे पास सिलेबस है, तो ऑटोमेटिकली कभी भी आप फुल कॉन्फिडेंट तो नहीं हो पाओगे, बट एटलीस्ट जितना हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एक अंदर एक बेसिक सा कॉन्फिडेंस रहता है कि यार ठीक है मैं लिख लूंगा आंसर्स एटलीस्ट अगर 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो 20 के 20 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इन टाइम लिख के आऊंगा। वो प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि एक क्वेश्चन का आंसर तो वो बड़ा अच्छा लिख देते हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए उनको 15 से 20 मिनट चाहिए, जो कि ओरिजिनल पेपर में तुम्हें मिलने वाले नहीं है। तुम्हारे पास 3 घंटे का समय होता है, उसमें 5-7 मिनट तुम्हारे वैसे ही सिग्नेचर वगैरह करते वेस्ट हो जाएंगे। तुम्हारे पास ले दे के 170 मिनट्स बचेंगे, इससे ज्यादा टाइम तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम पेपर में जाके बैठोगे, तुम्हें समझ आएगी इतना ही समय बचता है। तो मतलब 20 क्वेश्चन तुमने लिखने हैं, तो कायदे से तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट भी नहीं है। और तुम अगर यहाँ पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो 15-20 मिनट में एक आंसर लिख रहे हो, तो इट मीन्स ये प्रॉब्लमेटिक है, वहां पे तुम्हारे सारे आंसर्स नहीं लिखे जाएंगे। और अगर जल्दबाजी करोगे, पहले से प्रैक्टिस नहीं है, तो इट मीन्स तुम्हारे आंसर्स की क्वालिटी डिग्रेड होगी। दैट इज नॉट गुड फॉर यू। तो अभी से उस चीज की प्रैक्टिस करो। इन टाइम अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल टेस्ट दो, इन टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 2, डेली कम से कम अगर हो सके तो अभी से स्टार्ट कर दो, 2 आंसर जरूर लिखने हैं, चाहे 150 वर्ड्स वाले लिख लो। इससे तुम्हारी राइटिंग की इंप्रूवमेंट हो जाएगी, लिखने की वो जो स्किल है वो इंप्रूव हो जाएगा, अगर पहले ज्यादा आंसर तुमने नहीं लिखे है। अगर देखो ड्यूरिंग प्रेपरेशन पूरा साल कोई स्टूडेंट आंसर राइटिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता आया है, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए जरूरी नहीं है कि हफ्ते में हर दिन वो अपने आंसर्स लिख रहा है, वो हफ्ते में 2 दिन भी लिखेगा तो चलेगा। लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि बिफोर प्रीलिम्स उनकी आंसर राइटिंग की कोई खास प्रैक्टिस होती नहीं है, मेजरली वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। तो अगर आपने तब नहीं की थी तो अभी मौका है, इसको संभाल लो, 2-2.5 महीने हैं, अच्छे से अच्छे आंसर की प्रैक्टिस करके देखो। रेगुलर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक्स आपको लगते हैं कि आपका वीक एरिया, उसको रिवाइज करो बार बार। और जो भी आपके स्टैटिक पोर्शन है उसको थोड़ा करंट के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे पेपर के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो इश्यूज के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है, तो वो इंटीग्रेशन बड़ा जरूरी है। सो दिस इज द राइट टाइम। तुम्हारे पास पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स होंगे, तुमने पढ़े होंगे प्रीलिम्स के लिए ऑटोमेटिकली, अब उसको स्टैटिक पोर्शन के साथ इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दो। देखो कुछ तो ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि बार बार न्यूज में इतना चले होते हैं, जैसे इलेक्शंस को ले लो, 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला टॉपिक हमारे पास हो गया। अभी रिसेंटली जैसे टेररिज्म का बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है, तो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर ये टॉपिक हो गया, साइबर अटैक्स हो गया, जिसके ऊपर बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। कम से कम उसके आंसर्स तो आपको प्रिपेयर करके रखने चाहिए कि अगर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो मैंने ये पॉइंट्स के साथ इस आंसर को कंप्लीट करना है। तो वहां पे तुम्हारा टाइम बचेगा। ये कुछ तैयारी आपको पहले करनी पड़ती है, हमेशा ऐसे नहीं होता है कि हर आंसर जो मेंस में जाके तुम लिख रहे हो वो आंसर तुम वहीं पे सोच के लिखोगे। कुछ बेसिक आंसर्स तुम्हारे पहले से प्रिपेयर होने चाहिए, कि अगर चोलास के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जाएगा तो मैं ये पॉइंट्स वहां पे लिखने वाला हूँ। कुछ बेसिक चीजें आपको जरूर क्लियर होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन उसमें होनी चाहिए। एट द एंड
यूपीएससी का अगर मेंस आप अच्छे से परफॉर्मेंस वहां पे देना चाहते हो तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको समझाया। सो उसमें टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि टेस्ट सीरीज का कोई फायदा नहीं होगा तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। टेस्ट सीरीज में अगर आप अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल अंडर द टाइम अगर तुम क्वेश्चंस लिखते हो, तुम्हें देखो टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन मेंस में देखने को मिले ना देखने को मिले वो बाद की बात है। चक्कर क्या है, तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि 3 घंटे के अंदर अंदर कैसे मैंने क्वालिटी आंसर्स लिखने हैं, और जो तुम मिस्टेक्स कर रहे होते हो तुम्हारे मेंटर्स उसको हाईलाइट कर सकते हैं और तुम उसमें सुधार कर सकते हो। सो निम्बस एकेडमी चंडीगढ़ के द्वारा जो यूपीएससी सीएससी मेंस 2025 की टेस्ट सीरीज है ये लॉन्च कर दी गई है। 5 जून से हमारे टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, बट इस टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है वो फ्लेक्सिबल है। अगर कोई 5 जून से बाद भी ज्वाइन करता है तो अकॉर्डिंगली शेड्यूल आपके लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 5 जून को जो टेस्ट हो गया वो दोबारा से आपको मिलेगा, नहीं। सो फ्लेक्सिबल शेड्यूल होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे मुझे पता है जो रिजल्ट की वेट करेंगे, रिजल्ट आएगा तो उसके बाद टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, राइट। लेकिन 5 जून से ये टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है। फर्स्ट टेस्ट 5 जून को है। इसमें टोटल हमारे पास 30 टेस्ट है, जो कि आपके पास उसमें 20 सेक्शनल टेस्ट है और 10 आपके पास फुल लेंथ टेस्ट है। फुल लेंथ में आपके पास GS1, GS2, GS3, GS4 एंड ऐसे ये 5 आपके पास टेस्ट हो जाते हैं, 5 पेपर हो जाते हैं। और इन सारे 5 सब्जेक्ट के 2-2 आपके पास टेस्ट होंगे, मतलब GS1 के 2 होंगे, GS2 के 2, ऐसे के 2, इस तरीके से। और जो 20 से पहले आपके सेक्शनल टेस्ट है वो जैसे GS1 के 5 टेस्ट होने हैं। तो GS1 का जो टोटल सिलेबस है कि जो आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, सोसाइटी है, राइट, आपका ज्योग्राफी है, तो इस तरीके से उसको अलग अलग पोर्शंस में हमने डिवाइड करके सेक्शनल टेस्ट बनाए हैं जो कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। सो इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो, चाहे ऑफलाइन मोड में करना चाहते हो तो ऑफलाइन, ऑनलाइन मोड में करना चाहते हो तो ऑनलाइन में भी कर सकते हो, राइट। बाकी इस टेस्ट सीरीज को अवेल करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, वहां पे आप कॉल कर सकते हो और इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हो, राइट। सो एट द एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू जो इस बार का मेंस लिखने वाले हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बातें मैंने आपको बताई हैं आई होप आपका फायदा होगा। इन बातों को ध्यान में रखना, स्पेशली अगर कोई पहली बार मेंस लिखने जा रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स वहां पे आ सकती हैं, किन किन एरियाज के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, वही सब हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस।